बच्चों। तो जैसा आप जानते हैं बेटे कि आपका फुल टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो आई होप काफ़ी अच्छा गया होगा पेपर उसका। तो आइए हम लोग जो है बेटा डिस्कशन शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 46 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है बेटे वो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन से पूछा गया है, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है ये, ठीक? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या तरीका होता है बेटे, मास ऑफ कार्बन ऊपर रखेंगे आप और उसको डिवाइड करोगे किससे, टोटल मास दैट इज मोलर मास से, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन कैसे आएगा, इट इज 57 इंटू 12 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 57 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 110, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 6, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, पर डुएबल है ना, मतलब कंसेप्चुअली ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, पर कैलकुलेशन तो इसके अंदर है। तो इसका आंसर बेटे फोर्थ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपसे बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन सा होती है बेटे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी गैप, ठीक है, तभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वहां से निकल सकती है। तो कब हो सकता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करे, ठीक, इन्फिनिटी से 1 पे मूव करे, ठीक, तभी यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल है निकलना। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो इन्फिनिटी टू 1 ही है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 1/λ जो है वो आपका क्या हो जाता है, RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। जिसमें लैम्डा पूछा गया, आर एच की वैल्यू जो है वो क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, 10⁻⁷ मीटर इनवर्स आप रख सकते हो, ठीक है। और 109678 सेंटीमीटर इनवर्स रख सकते हैं, या फिर 1/RH रख सकते हैं आप 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपका Z है और N1 की वैल्यू क्या है बेटे, देखिए N1 आपका क्या है, 1 है ना। N1 वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है, तो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, इसीलिए वो 1 हो गया। ये 1 है और ये आपका इन्फिनिटी है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, ये 1/1 1 है, ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो सिंपली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर एच आ जाएगा नीचे, बिकॉज उल्टा कर दिया आपने, 1/RH, और जेड भी 1 है, जेड भी क्या है, 1, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन आइटम है इसलिए। और 1/RH मैंने आपको क्या बताया, ये बताया 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो कि अगर आप नैनोमीटर्स में करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा बेटे 91.2 नैनोमीटर्स, ठीक है, 91.2 नैनोमीटर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 47, नेक्स्ट 48 देखते हैं बेटे, ये पिछला आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से था, ये आपका हो गया पीरियोडिसिटी से। देखिए पीरियोडिसिटी में आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दे रखी है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके दे रखा है। तो देखो इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में ऑब्वियसली इंक्रीज तो करेगा ही, पर गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा गैप आता है थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि उस एटम के अंदर जिसका भी आयनाइजेशन एनर्जी है, उस एटम के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अंदर कहीं ना कहीं इनर्ट कन्फिग्रेशन बन रही है, तभी चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी ज्यादा अचानक से एनर्जी देनी पड़ रही है, जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल है बेटे वो किसमें, देखिए बोरोन में पॉसिबल है। क्यों, बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1, तीन जब आप निकाल देंगे यहाँ से, तो ये जो कन्फिग्रेशन आएगी ये आएगी किसकी, हीलियम की, और जो कि एक इनर्ट गैस है। तो इस चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ये काफी मुश्किल टास्क होगा, ठीक है। कार्बन में नहीं हो सकता, ऑक्सीजन में नहीं, नाइट्रोजन में भी कुछ बच्चों को डाउट होगा, जैसे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन कन्फिग्रेशन तीन निकाल दिया आपने यहाँ से, पर चौथा निकालने के लिए आप यहाँ से देख रहे हैं तो 2s2 से निकल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट होगा सर ये फुल्ली फिल्ड है, हाँ नो डाउट फुल्ली फिल्ड है, पर इनर्ट कन्फिग्रेशन से निकालना ज्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू दिस केस, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी गैप बढ़ेगा थर्ड और फोर्थ में, पर इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि किसने बढ़ा है, बोरोन में बढ़ा, ठीक है। तो बड़ा गैप है, इसीलिए आप बोल रहे हैं क्या, कि बोरोन विल बी द करेक्ट आंसर एंड नॉट नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट
ये है बेटा आपका डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। देखिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज पूछ रहा है आपसे, अरेंज करने के लिए नहीं बोला गया है। तो देखो ये वैल्यूज को देखो यार, याद करना तो पॉसिबल नहीं है वैसे, आप कितनी वैल्यूज याद करेंगे, मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं। पर हाँ, एक दो मॉलिक्यूल का आप याद कर लो, जैसे पानी है ना, H2O के लिए क्या होता है 1.8 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। NH3 है, इसके लिए आपका 1.5 के अप्रॉक्स होता है ना। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बनता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे हमें जो याद है वो सिर्फ NH3 का यहाँ पर याद है, और NH3 का 1.5 है, तो ये आपका फिफ्थ ऑप्शन है ना। तो ये ऐसा ऑप्शन जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ ये है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से तो काम बन गया, पर वैसे देर इज नो वे कि आप कितने सारे मॉलिक्यूल्स का जो है वो याद कर सके, क्या, डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अजीब सा आया है, मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अचानक से ऐसे वैल्यूज पूछ दी है। खैर, एक पता तो हमने कर लिया कि भाई बी वाला उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपका सीओ का दे रखा है बेटा, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। सीओ की बॉन्ड ऑर्डर वैसे क्या होती है, 3 होती है, ठीक है, बिकॉज उसमें 3 टोटल बॉन्ड्स बनते हैं, 2 कोऑर्डिनेट और एक आपका, सॉरी, 2 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये आपका क्या है बेटे, एक्स हो गया। ओके। O2 टू माइनस की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। देखिए O माइनस है ना, एक ही सिंगल बॉन्डिंग के बीच में बनता है। आप MOT से भी करेंगे, ठीक है, तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 3 है, तो ऑब्वियसली जो x के टर्म्स में आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा बेटे, x/3 है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी x/3, 50 का थर्ड बॉन्ड ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51, दिस इज फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एक फॉर्मूले से पूछा गया है कि डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या होता है बेटे, इट इज -2.303 RT, ठीक है। जिसमें R क्या होता है, R इज 8.314, टेम्परेचर इज 298, जिसको कैलकुलेशन के लिए आप 300 भी ले सकते हैं। 298 से करने की जरूरत नहीं है, 300 ले लो, सॉल्व कर दो, है ना। इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शंस आर इन किलो जूल। तो 2.303 RT एंड देन लॉग ऑफ केसी, तो लॉग ऑफ केसी 10 की पावर 12 है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली 12 आएगा। इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 51, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 52 पे आते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये आ गया बेटे आपका किससे, थर्मोडायनेमिक्स का एक पोर्शन है, थर्मोकेमिस्ट्री, दैट इज उसके अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक टॉपिक है, वहां से आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके रिएक्शन से एक मोल से बेसिकली ये निकलता है -108। ओके। अब एक मोल अगर H2CO3 का लेंगे आप, तो ऑब्वियसली इसके दो इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो दो इक्विवेलेंट्स हमने यहाँ पर H2CO3 का लिया, और दो इक्विवेलेंट NaOH का लिया होगा, तभी ये हीट निकले। ओके। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो थ्योरेटिकली निकलना चाहिए दो इक्विवेलेंट से, वो कितना है बेटे, तो वो है 57.1 होता है ना। 57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट होता है एक इक्विवेलेंट का। पर अभी हम लोग कैलकुलेशन कम करने के लिए तो सिंपली क्या ले रहे हैं, -57 ले रहे हैं, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा आपका -114 किलो जूल। ये निकलना चाहिए था दो इक्विवेलेंट से, ठीक है, और ये निकला है एक्चुअली में। तो कम निकला या ज्यादा निकला, आप बोलेंगे सर कम निकला, भाई 114 निकलना चाहिए था, 108 निकला, ठीक है। तो कम निकला कितने से, 6 किलो जूल से कम निकला, ठीक है। तो ये जो कम निकला है 6 किलो जूल से, यही वो हीट है जो यूटिलाइज होती है वीक एसिड को कंप्लीटली ब्रेक करना, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द एसिड, ठीक है। जो एसिड है अगर वीक, तो एसिड के लिए, बेस वीक है तो बेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो 6 के अप्रॉक्स होगा, बिकॉज हमने रफ सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये रहा बेटा, है ना। और प्लस में ही रखेंगे, माइनस में नहीं, बिकॉज ये दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ यू वांट टू ब्रेक H2CO3 और एनी वीक एसिड और बेस, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, है ना। एनर्जी विल नॉट बी रिलीज्ड, और जहां पर भी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होता है, वहां पर आपका क्या होता है बेटे, आंसर प्लस में आता है हीट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
53, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको एमसीएल का दिया है, ये केएसपी है, मोलर सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaCl पूछा गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, आयनिक इक्विलिब्रियम से केएसपी जो है वो लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये होगा एमसीएल के लिए, ठीक। आप Cl माइनस की कंसंट्रेशन जो है पुट करेंगे कैसे, केएसपी है 10⁻⁻10 इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन आप मानेंगे बेटे S, क्यों, बिकॉज MCl जब टूटेगा M प्लस और Cl माइनस में तो S और S बनेगा, M प्लस भी बनेगा S मोल पर लीटर और Cl माइनस भी बनेगा S मोल पर लीटर, ठीक है। तो Cl माइनस भी बन गया S मोल पर लीटर और इसके अंदर कॉमन आयन प्रेजेंट है 0.1 मोल NaCl जो प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। तो आप 0.1 मोलर Cl माइनस इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्लासेस में ये बात सिखाई है कि जब भी कोई कॉमन आयन आता है, ठीक है, तो कॉमन आयन वाली जो टोटल कंसंट्रेशन है उसमें से आप स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाले का हमेशा इग्नोर कर देंगे। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, वो इग्नोर ही होता है, ठीक है। ये इग्नोर हो गया, बचा सिर्फ ये, तो इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी है वो आ गई बेटे 10⁻⁹ मोल पर लीटर मोलैरिटी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 3। तो ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन आया है। केपी केसी का रिलेशन जो है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, जिसमें डेल्टा एन जी जो है बेटे वो क्या होता है, इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, देखिए ये क्या है बेटे, इसमें 2 - 2 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका डेल्टा एन जी 0, आर टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर टी की पावर 0 इसलिए 1, ये हो जाएगा 2 - 4 -2, ठीक है। इन दोनों में साइन दिख नहीं रहा बेटे, 2 और यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है तो ये हो सकता है -2, ठीक है। और PCl5 में 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा 1 + 1 -0, बिकॉज NH4Cl इज सॉलिड, ठीक है, तो इसलिए ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 54 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया बेटे आपका रिडॉक्स रिएक्शन से, ये पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फॉर्मूले से इसमें निकालें, दैट इज 4x - 12 इज इक्वल्स टू -2, तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है 10/4, ये हो जाता है आपका 2.5। पर ये जो 2.5 है, ये आपने पढ़ा होगा टॉपिक पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पर ये बताते हैं कि अगर फ्रैक्शन आती है ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका मतलब कि वो एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। और एवरेज वैल्यू जो है वो करेक्ट वैल्यू किसी किसी केस में होती भी है, नहीं भी होती है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बना के कंफर्म करना होता है, ठीक। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आप पाएंगे कि ये वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका भी 0 है, ठीक है, बिकॉज इसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही साइड सल्फर सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इनका 0 हुआ। इस वाले सल्फर का हो जाएगा बेटे +5 ना, और इस वाले सल्फर का हो जाएगा +5, ठीक है। तो ये इसके रियल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ये ऑप्शन में होता है, ठीक है, तो आप एवरेज वाला टिक नहीं करेंगे, ठीक है, एवरेज वाला टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों ने मिस्टेक किया होगा, तो इसलिए देखिए करेक्ट आंसर है बेटा आपका 500,5, क्योंकि ये ऑप्शन में है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम लोग 2.5 वाला टिक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56, इनमें से sp कार्बन किस में है, ये तो बड़ा सिंपल है, देखिए ये रहा थर्ड ऑप्शन में जो मिडिल वाला कार्बन है वो क्या है बेटे, sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। 57, रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन फ्रॉम मिनिमम। देखिए मिनिमम वाला जो होता है बेटे वो क्या होता है, ये आ गया बेसिकली आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर से। मिनिमम वाला जो स्टेबल है वो होता है फुल्ली आपका इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। और जब आप उसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर आपको वो मिल जाता है क्या, फुल्ली स्टैगर्ड,
जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको 60 डिग्री से रोटेट करके आप मिनिमम से मैक्सिमम स्टेबल की तरफ आ सकते हैं। 60 डिग्री और रोटेट करेंगे तो वो वापस से फुल्ली स्टैगर्ड बन सकता है, या सॉरी फुल्ली स्टैगर्ड नहीं, वापस से वो पार्शियली इक्लिप्स हो सकता है या फिर फुल्ली इक्लिप्स हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कौन सा अल्केन है, मैंने किसको रोटेट करे। जैसे आप ब्यूटेन को रोटेट करते हैं तो 120 से रोटेट किया अगर, तो वापस से क्या बना देता है बेटे, इक्लिप्स से इक्लिप्स में आ जाएगा फिर से, ठीक है। लेकिन अगर चेंजेस करेंगे तो फुल्ली इक्लिप्स से पार्शियली इक्लिप्स की तरफ भी आते हैं, ठीक है। जो भी हो, पर 60 डिग्री से रोटेट करने पे आप जो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट 58 पे आते हैं। HCOOH एंड दिस आर होमोलोग यूनिट। नहीं, होमोलोग्स तो होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए ना, ये रॉन्ग है। ये कार्बोक्सिलिक है, ये ईस्टर है, ये कहीं से भी होमोलोग नहीं है। होमोलोग डिफर बाय ओनली वन CH2 यूनिट, नहीं ये भी गलत है बेटे। ओनली वन नहीं होता, मतलब वो मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट से डिफर कर सकते हैं, है ना। CH2 हो सकता है, C2H4 हो सकता है, C3H6 हो सकता है, ठीक है। तो ओनली तो कहना गलत है, मतलब, है ना। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटे, फॉल्स है। 58 नंबर। ये आपका GOC से ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका सिंपल सी रिएक्शन बेटे, अल्केन का प्रिपरेशन आपने पढ़ा होगा, है ना। जिंक और HCl के प्रेजेंस में जो है, यहाँ पर क्या बन जाता है, Cl हट जाएगा और सिंपली आपका H लग जाता है, जो कि अल्केन बना दिया, ठीक है। इस चैप्टर है इसका बेटे हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है? देखिए, आइडियल सोल्यूशन बनाने के लिए जो है वो आपको क्या देखना होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो सिमिलर हो, ठीक है। पर ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप आइडियल सॉल्यूशंस की जितनी भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में है या फिर आपके मॉड्यूल में है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उसको याद करने की ही कोशिश करें, ठीक है। तो ही आप सही तरीके से कर पाएंगे। चैप्टर आपका क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का है बेटे ये। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन मोलर मास लगभग सेम होने के कारण जो है, और नेचर भी लगभग सेम होने के कारण, डाइपोल वगैरह सेम होने के कारण इनको इनका आइडियल बनता है। बेंजीन टॉल्यूइन भी लगभग सेम नेचर है, एन हेक्सेन सेम नेचर है। फिनॉल एंड एनिलीन ये नहीं है, बिकॉज इनमें आपस में जब ये मिलते हैं तो फिनॉल और एनिलीन के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिनॉल का ऑक्सीजन और एनिलीन का हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं स्ट्रॉन्गर, जो कि फिनॉल से भी स्ट्रॉन्ग है और एनिलीन से भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसीलिए जो लिक्विड मिक्स होके आता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाकी दोनों लिक्विड से ज्यादा होता है, एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर नेगेटिव डेविएशन वाले लिक्विड्स, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक। 60। नेक्स्ट 61, ये आ गया बेटे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। पूछ रहा है क्या, ये देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिव सेल फील्ड इतना, ये कंसंट्रेशन है, ये आर है, तो आपको आर दे दिया है बेटे, R1 बेसिकली 100 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फील्ड विद इतना कंसंट्रेशन इज इतना, मतलब R2 की जो वैल्यू है वो है 258 ओम। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन इज, ठीक है। देखिए, कंडक्टिविटी पूछा गया है। कंडक्टिविटी पूछने का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है बेटे, कप्पा पूछ रहा है ना। और कप्पा जो है वो कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला होता है कि R.K इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, G स्टार होता है, ठीक है। R.K इज इक्वल्स टू G स्टार, जिसमें G स्टार की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, ओके। तो इसको आप लिखते हैं क्या, R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2। तो देखिए, R1 जो है, R1 क्या है, R1 इज 100 ओम, दिस इज 100 ओम। K1 क्या है बेटे, K1 का मतलब है NaCl की कंडक्टिविटी, जो कि आपको दे रखी होगी, देखिए ना, 1.29 है ना, 1.29 है ना। R2 जो है वो आपको दे रखा है कितना, R2 इज 258, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय K2। आपसे पूछा गया, बस इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो K2 ही पूछा था, हाँ K2 ही पूछा गया, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 129 जो है वो कट भी जाएगा बेटे 258 से, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी कोई बहुत टफ नहीं होगी इसकी, ठीक। देखिए तो क्या हो जाएगा, 129 है, ये डेसिमल इससे कट जाएगा,
ये पूरा पूरा 2 से कट जाएगा, तो K2 की वैल्यू 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए इसका ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसके लिए आपको नर्स इक्वेशन जो है वो लिखना होगा। तो देखिए नर्स इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आपका क्या हो जाएगा Zn2 प्लस और डिवाइडेड बाई Ag प्लस एनोड बाई कैथोड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है, बिकॉज इसमें हमने यहाँ लिख तो दिया 0.06 पर टेम्परेचर का टर्म इसके अंदर होता है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो देखिए क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस, हाँ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटे। क्यों? बिकॉज क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसकी कंसंट्रेशन से। कहने का मतलब अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन है मान लीजिए Zn2 प्लस का, उसका आप 1 लीटर लीजिए, 2 लीटर लीजिए, 5 लीटर लीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी मोलैरिटी कितनी है। ठीक है। तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द, हाँ इस पे तो करता ही है, मोल्स पे करेगा ही, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे तो करेगा ही, वही कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। और टेम्परेचर पे करता है, बिकॉज यहाँ पर टर्म आता है 2.303 RT/NF, तो जिसमें T जो है वो एक टर्म है जो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है बेटे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 62। ठीक। तो बेटे तो अगला क्वेश्चन जो है आपका काइनेटिक्स का है, जो कि पूछ रहा है रेट कॉन्स्टेंट्स आपके बारे में, मतलब ये रेट कॉन्स्टेंट्स के बारे में पूछ रहा है, जो कि हम लोग रिलेट करते हैं कहाँ से, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन, जो कि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट को रिलेट करती है। फॉर्मूला होता है ln K2/K1 EA/R 1/T1 -1/T2। ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए बेटे दिस इज K1, दिस इज K2, K1 और K2, ये हो जाएगा T1 और T2। ठीक है। तो ये K2 है आपका 0.2, K1 है आपका 0.02। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, ये आ जाएगा आपका क्या 10। ठीक है। ये हो जाएगा 10, और EA की जो वैल्यू है ये आपको को पूछा गया होगा। हाँ देखिए ये पूछा है। R की वैल्यू रखेंगे आप, देखिए क्या जूल्स में, किलो जूल्स में आपको आंसर देना है। ठीक है। तो इसीलिए आप रखेंगे 8.314 डिवाइडेड बाई 1000, और T1 और T2 रखेंगे 500 और 700। तो 1/500 -1/700। ठीक, इसको सॉल्व करना होगा बेटे। ये सॉल्व करने के लिए घबराएंगे नहीं, दिस इज ln10 है ना, और ln10 जो है वो क्या होता है 2.303 होता है। ठीक है। ln10 इज 2.303, 2.303। ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको प्रॉपरली आंसर मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काइनेटिक्स में जब भी आता है मोस्टली थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहता ही है। ठीक है। ये फिर से काइनेटिक्स है बेटे, ये थोड़ा सा इजियर पार्ट है। देखिए ये क्या कहता है कि -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू क्या बेटे dB/dt। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, -dA/dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dB/dt। ठीक है। तो इस चीज को देख करके आप ये बोल पा रहे हैं कि ए का जो डिसअपियरेंस है वो डबल होगा एज कंपेयर टू बी का अपीयरेंस। ठीक है। तो इसीलिए द रेट ऑफ ए विल डिसअपियर एट ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यहाँ भी माइनस आएगा बेटे है ना, ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आएगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका 64, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 65 पे आते हैं बेटे। ये कह रहा है AlCl3 फॉर्म्स डाइमर Al2Cl6 बनाता है, लेकिन कौन से फेज में बनाता है, इट फॉर्म्स इन गैसियस फेज। ठीक है। बट इट डिजोल्व्स इन एसिडिक H2O फॉर्मिंग दिस, एंड हाँ ये भी करेक्ट है बेटे। जब आप इसको वाटर में मिलाते हैं तो क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 6 H2O मॉलिक्यूल्स अपने वेकेंट d ऑर्बिटल्स में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन गेन कर लेता है और एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है 3। ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। इलेक्ट्रॉन वैसे भी गेन कर रहा है, एसिडिक ही नेचर है। अच्छा, और
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक, ये तो करेक्ट हो गया, मतलब ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिसिस, हाँ ये भी करेक्ट है, ठीक है। पर इसमें AlCl3 की डाइमर बनाने की कोई बात नहीं की गई, तो ये तो पार्शियली करेक्ट हुआ, इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, मतलब ये पार्शियली करेक्ट हुआ, इसलिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है ना। AlCl3 फॉर्म्स डाइमर के बारे में इन्होंने रीजन में कोई बात नहीं की कि उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो डाइमर बनाते हैं, ऐसी बात इन्होंने रीजन में नहीं करी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रीजन सही है, पर फुल्ली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पार्शियली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपका डी ब्लॉक से, इसको बहुत सारे बच्चों ने स्किप किया होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ये डेप्थ में पूछा गया है। इसमें ये बोला गया कि ये और ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है। पर देखो क्रोमियम का जो ग्रुप है वो 2 OS शो करता है, +3 और +6, और पी ब्लॉक में आप ये फंडा पढ़ते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, वैसे वैसे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, पर यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है डी ब्लॉक में, दैट इज क्रोमियम, ठीक है, आपका मॉलिब्डेनम और क्या बेटे, टंगस्टन, ठीक है। तो इसमें ऊपर से नीचे आते हुए +6 OS की स्टेबिलिटी क्या करती है, राइज करती है, ठीक है, इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, इसीलिए करेक्ट है। Cr in the form of dichromate in acidic medium is strong reducing agent, नहीं नहीं reducing agent तो बिल्कुल नहीं है भाई। Cr+6 जो होता है वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए असर्शन ट्रू है और रीजन रीजन क्या है बेटे, फॉल्स है। चलिए डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया 67, ये आ गया आपका एफ ब्लॉक से, देखिए आइडेंटिफाई ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, द कोवलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनॉइड मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम डे, हाँ ये तो करेक्ट है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे कोवलेंट प्रॉपर्टीज इंक्रीज ही करती है, बिकॉज जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता रहता है और पोलराइज करने की जो पावर है वो बढ़ती रहती है, दैट इज वाई कोवलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, हाँ ये भी करेक्ट है बेटे, वो जनरल ट्रेंड भी है, लेफ्ट से राइट जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता जाता है, ठीक है। लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, ये भी करेक्ट है, लेफ्ट से राइट जाते हुए जो है आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो क्योंकि लैंथेनम लेफ्ट में है इसीलिए उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रुटेटियम, ठीक है। ZR एंड HF हैव अबाउट द सेम रेडियस, ये भी करेक्ट है बेटे, क्यों, बिकॉज इसके अंदर होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना, जो कि हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, इसीलिए इनका रेडियस सेम होता है। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स फ्रॉम वन अनदर इज इजी, नहीं इजी तो नहीं है, क्यों, बिकॉज इनका साइजेस वगैरह सेम होने के कारण ये काफी अच्छे से एक दूसरे से मिक्स रहते हैं अलॉयज के फॉर्म में, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है, इसीलिए इनको सेपरेट करना आसान नहीं, ठीक है। तो दिस इज द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए बी सी और डी ये चारों ही करेक्ट है, ई वाला गलत है बेटा, ई गलत है, ठीक है। चल नेक्स्ट 68 पे आते हैं, इन कंपाउंड दिस, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 NH3 अंदर और 1 Cl अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 1 Cl अंदर, वो वाला Cl प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को फुलफिल करेगा, और 2 Cl बाहर जो प्राइमरी को फुलफिल करेगा, ये आपका आंसर है। 2 Cl आयनाइज करेगा, बिल्कुल करेक्ट है बेटे, एंड 1 Cl मेक Pb एज वेल एज Sb, Pb का मतलब हुआ प्राइमरी वैलेंसी, Sb का मतलब हुआ सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो 2 Cl आयनाइज करेगा, ठीक है, जो बाहर है आयनाइजेबल वैलेंसी उसको बोलते हैं, है ना, और 1 Cl अंदर, ठीक है, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करता है। टॉपिक है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये आ गया बेटे आपका अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए क्वेश्चन उससे रहते हैं काफी सारे। सिनर्जिक बॉन्ड पूछा गया है, मेटल कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एंटी बॉन्डिंग कौन सा यूज होता है बेटे, तो आप बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग जो है वो लिगेंड का यूज होता है, क्यों, बिकॉज याद करिए पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनता है किसमें, मेटल और कार्बन में, मेटल का एम्प्टी डी ऑर्बिटल और कार्बन का जो है हम लोग सिग्मा कंटेनिंग लोन पेयर यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, फिर बनता है उसको रीइंफोर्स करता है सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। वो कैसे बनता है बेटे, तो मेटल के ऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल्स वो बेंड करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द
लिगेंड्स, ठीक है, और इनके बीच में बन जाता है सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक इफेक्ट भी कहलाता है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 69 का 1। नेक्स्ट 70 पे आते हैं, वन ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट, अब ऑर्गेनिक का बेटा शुरू हो गया। देखिए क्या कह रहा है, वन ब्रोमोपेंटेन, हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स से क्वेश्चन है, वन ब्रोमोपेंटेन है ना, तो 5 कार्बन की चेन है, 3 4 और 5 है ना, ये आपका ब्रोमो है, और AgCl लगाया टू गिव पेंटाइल आइसोसाइनाइड, हाँ करेक्ट है। देखिए क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा, AgCl ये एक कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड है, और NaCl ये आपका आयनिक नेचर का है, ठीक है। तो AgCl में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक कर देता है, ठीक है, इस पे, और उसके बाद ही जो है वो Ag यहाँ से हटता है ना, Ag यहाँ से तभी रिमूव होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक कर दिया और उसके बाद ही रिमूव होता है, Br भी हटेगा और Ag हटेगा, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं AgBr, पहले अटैक और बाद में सिल्वर का रिमूवल, ठीक है। पर NaCN में क्या होता है, क्योंकि ये आयनिक है, ये पहले ही टूट जाता है, ठीक है, Na प्लस और Cn माइनस में, ठीक है, तो इसीलिए कार्बन अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे अटैक हुआ, कार्बन ने अटैक किया इसके ऊपर, तो इसलिए ये NaCN के प्रेजेंस में साइनाइड बनते हैं, और AgCN के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फैक्ट है। तो आइसोसाइनाइड वाला करेक्ट है बेटे, AgCl इज मेनली आयनिक इन नेचर, नहीं ये तो गलत हो गया, अभी अभी बताया मैंने, AgCN जो है वो कोवेलेंट होता है नेचर में, ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, हेलोअल्केन हेलोरिन्स, ठीक। नेक्स्ट, ये है आपका ईथर से आ गया बेटा, है ना, ईथर से क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं आप, एक तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, पर ये वाला नहीं होता है ना, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस पे आएगा क्या बेटा आपका प्लस, और इस पे आएगा क्या माइनस, ठीक है, और एच आई जो है वो H प्लस और I माइनस, बस एक्सचेंज कर दीजिए, I माइनस दे दीजिए बेटा यहाँ पर, और इसको दे दीजिए H, तो CH2HI और PHOH, हाँ ये बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना, 71, ठीक। नेक्स्ट, ये बाईसल्फाइड है बेटे, बाईसल्फाइड जो है वो टेस्ट भी करते हैं हम लोग, अल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए, दोनों से रिएक्ट करता है, फैक्ट है, ठीक है, अल्डिहाइड से थोड़ा अच्छे से रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ द लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस, और कीटोन से थोड़ा कम रिएक्ट करता है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज एडेड टू अल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट, हाँ ठीक है करेक्ट है बेटे, ये तो इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन इज यूजफुल द सेपरेशन, हाँ ठीक है करेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज लाइज लार्जली टू द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द मोस्ट अल्डिहाइड, नहीं गलत है ये, ज्यादातर अल्डिहाइड्स के लिए जो ये रिएक्शन है वो राइट साइड की तरफ लाई करती है, बिकॉज अल्डिहाइड्स में एक तरफ हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो ये रिएक्शन राइट की तरफ शिफ्टेड रहेगी, कीटोन्स के लिए ये लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होती है, बिकॉज कीटोन्स में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बिकॉज ऑफ द लार्जर ग्रुप्स प्रेजेंट एट द कार्बन, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट करेक्ट आंसर। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लाइटली टू द लेफ्ट फॉर द मोस्ट कीटोन्स, हाँ देखो अभी मैंने बताया कीटोन्स के लिए लेफ्ट साइड में रहता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना, बाइसल्फाइड SO3 बड़ा ग्रुप है, इसीलिए रिपल्शन जो है वो प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे 73, अगेन ये आपको ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक में भी पर्टिकुलरली अमाइन चैप्टर का है, और बहुत ही कॉमन और फेमस रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं भाई। तो आप लेते हैं ये ये आपका क्या है बेटे, दिस इज थैलिमाइड, है ना, थैलिमाइड को जो है आप रिएक्ट करवाते हैं KOH और RX के साथ, पहले KOH और RX के साथ, तो देखिए क्या होता है, इसका N जो है वो माइनस और प्लस के फॉर्म में टूटता है बेटा, अगेन ये प्लस और माइनस, OH और H प्लस रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट होता है, और K प्लस आके यहाँ पर लगता है, ठीक है, K प्लस लग गया, फिर RX आता है, RX जो है वो K और X आपस में जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर आकर के R जुड़ जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बनता है C डबल बॉन्ड O NR, C डबल बॉन्ड O, और ठीक है, ये बन गया आपका, जिसमें हम लोग एन अल्काइल थैलिमाइड इसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, एन अल्काइल थैलिमाइड। फिर इससे आप NaOH भेजते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है बेटे,
कि इसको दोनों ही बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और Na+ में। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनता है O माइनस और Na+, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RNH2 में, सॉरी RNH2। मतलब ये जो तरीका है, दैट इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है, ये आपका एक प्राइमरी अमाइन, दैट इज 1 डिग्री अमाइन ये क्रिएट करता है। तो कभी भी ये आपको एरोमेटिक अमाइंस नहीं दे सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटे, ये बन सकता है। इसने पूछा है क्या नहीं बन सकता है, ठीक है। ये आपका बन सकता है, ये भी बन सकता है। देखिए, ये आपका एरोमेटिक अमाइन नहीं है, ये आपका एलिफैटिक में काउंट करेंगे आप, ठीक है। ये भी बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, बिकॉज देखिए ये आपका क्या हो गया बेटे, अब एरोमेटिक अमाइन हो गया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये बन नहीं सकता है, ठीक है। और ये भी बन सकता है, बिकॉज अगेन ये प्राइमरी अमाइन है, इसके इस कार्बन से मतलब नहीं है, इस नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन लगे हैं उससे मतलब होता है, उससे डिसाइड होता है कि वो कौन सा अमाइन है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ये आपका आ गया बेटे बायोमोलिक्यूल से। ये तो एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें आपको ये इन दोनों प्रोटीन की जो डिफरेंसेस है वो पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, फाइब्रस के अंदर होता है बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल्स जो है वो अपने नाम से समझ में आ रहा है, स्फेरिकल होता है और वाटर सॉल्युबल भी होता है, ठीक है। तो फाइब्रस का हो गया 1 4 और इसका हो गया 2 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे, थर्ड है, बायोमोलिक्यूल्स। बोरेक्स बीड टेस्ट, देखिए बोरेक्स बीड टेस्ट जो है वो आपका थोड़ा सा जो है वो पी ब्लॉक से पूछा गया है। पी ब्लॉक में जो है ये आपका रिमूव्ड वाला पोर्शन है, पर पूछे गए हैं, तो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट जो आपको याद होना चाहिए बेटे वैसे, कि कौन कौन से मेटल के आयंस एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ, है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अलग होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम अलग होता है, ठीक है। तो इनमें से जो आंसर है बेटा करेक्ट है आपका कॉपर वाला। क्यों? बिकॉज कॉपर जो है उसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है, ब्लू ग्रीन है, और उसका रिड्यूसिंग फ्लेम जो है वो ब्लू है। कोबाल्ट के लिए दोनों ही फ्लेम्स जो है वो ब्लू होते हैं, CO2+ के लिए दोनों ही फ्लेम ब्लू होता है। तो इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप क्या, कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भेजा आपने तो कॉपर 2+ के लिए ब्लू ग्रीन बनेगा और उसके लिए ब्लू बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा भाई अच्छा ये आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है ना। बाकी इन जो पेयर ऑफ आयंस इनमें से कोई एक देता है और कोई एक नहीं देता है, उसके लिए आपके पास लिस्ट है, वो आप बोरेक्स बीट टेस्ट की लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन सा आयन कौन कौन सा कलर देते हैं कौन से फ्लेम में। चलिए, ये आ गया बेटे रियल। अब अगेन आ गए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में, है ना बेटे। तो देखिए क्या कह रहा है, 0.5 मोल ऑफ O3 मास के हिसाब से अरेंज करना है। तो O3 का मोलर मास होता है 48 और 0.5 मोल है, तो हाफ मोल का मास हो जाएगा बेटे 24 ग्राम्स। 0.5 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल ही होता है। और ऑक्सीजन बोल रहा है तो हम लोग उसको O लेके चलेंगे, बिकॉज O2 अलग से लिखा है, तो ऑक्सीजन मतलब सिंगल मोनो एटॉमिक ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो 16 ग्राम होता है 1 मोल का, हाफ मोल का हो जाएगा 8 ग्राम। इसमें देखते हैं बेटे, इसमें मोल निकालना होगा, पहले आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे आप, तो हाफ मोल आएगा, ठीक है। हाफ मोल आएगा, हाफ मोल को आप इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो 16 आएगा, बिकॉज मोलर मास होता है 32, ठीक। 5.6 लीटर है, इसको आप मोल में कैसे करेंगे, 22.4 से डिवाइड करोगे बेटे, तो 5.6 × 22.4, ये 1/4 मोल्स आएगा। और 1/4 इंटू 44 मोलर मास करेंगे 11 ग्राम आएगा, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम, फिर ये मतलब 1 3 4 और 1 3 4 2 जो है ये आपका आंसर है। 1 3 1 3 4 और 2, है ना। 1 3 4 और 2 कहाँ पर, ये रहा बेटे। तो सबसे ज्यादा 1, फिर 3, फिर 4 और 2, ठीक। 76। 77, the 5d orbitals are designated as this, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनमें से फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स आर नॉन एक्सियल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है बेटे, यही करेक्ट है। नॉन एक्सियल का मतलब क्या होता है कि ये एक्सिस के बीचों बीच बनते हैं, देखिए ऐसे बनता है ना।
ये आपका एक्स और वाई है ना, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटे, डी एक्स वाई। ठीक। वैसे अब जब आप वाई जेड को बनाते हो तो वाई जेड प्लेन में बनेगा, लेकिन वो एक्सिस के बीच में ही बनेगा, तो नॉन एक्सियल। बाकी दोनों क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 77। डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर, हाँ देखो ये एक क्वेश्चन जो है वो फिजिबल क्वेश्चन हुआ कि ऑर्डर बताइए ना, वैल्यूज बता पाना तो भाई बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ऐसे तो कैसे कितना याद करेंगे। देखिए तो ये तो आप कर सकते हैं। BCl3 का होता है 0, वो आएगा लास्ट में, बिकॉज BCl3 sp2 हाइब्रिडाइज 120 डिग्री पर रेंज है, वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो BCl3 लोवेस्ट। NH3 और NF3 में हमने कई बार देखा है क्वेश्चंस में NH3 का ज्यादा होता है, क्योंकि NF3 में जो NF है वो नीचे की तरफ आता है और लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ जाता है, तो वो कैंसल आउट करता है। ठीक है, वो 0.2 के आसपास आता है, और NH3 का मैंने आपको बताया 1.5 के आसपास आता है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। 1 मोल एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली, ये आ गया बेटे थर्मोडायनेमिक्स से। वर्क डन इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, -2.303 nRT log ऑफ V2/V1, बस इसी फॉर्मूले में विथ प्रॉपर यूनिट्स पुट करना है। तो देखते हैं कैसे पुट करेंगे। वर्क है -1381.8 कैलोरीज में 2.3, बस उतने लो, ये पूरा लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दूर दूर है इसलिए। ठीक है, एन रखेंगे आप 1, आर रखोगे बेटे 2 बिकॉज कैलोरीज में आंसर देना है, टेम्परेचर रखोगे 300, और लॉग में रखोगे क्या, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम लॉग एक्स। ठीक है, बस उसको आप, अच्छा ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन में भी टफ हो सकता है, पर आपको करना ही पड़ेगा भाई। log x आएगा यहाँ से, है ना, log x आने के बाद आपको x के लिए सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो 210 और 5 है, तो ये डुएबल है ना, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लीजिए अगर आपका ये आंसर जो है वो 0.3 आ जाता है, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब x2 है, बिकॉज log 2 जो है वो 0.3 होता है। अगर ये 0.7 आ गया, ये मतलब 5 है। ठीक है, 100 और इसके आने के चांसेस बड़े कम है, तो वो आपका आंसर आने के बाद ही एग्जैक्ट पता लग पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट कर दिया, आप सॉल्व कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम, CH3CuNa और CH3CuH, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है बेटे, ये होता है बफर, है ना। और बफर का जो पीएच है वो कैसे निकलता है, हेंडरसन इक्वेशन से, जो कि होता है पीएच इज इक्वल्स टू पीके। पीके का मतलब होता है इसका माइनस लॉग लेना होगा। चाहे एक्स प्लस पूछा गया है तो पीएच वगैरह हम लोग करेंगे ही नहीं, हम लोग सीधा बिना लॉग के करेंगे। पीएच में लॉग आता है, इसलिए फंसने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ओरिजिनल इक्वेशन लिखो, जो कि क्या होती है देखिए, है ना। जैसे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए इक्वेशन जो बच्चों को याद होती है वो होता है पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो पीएच मिलेगा। पीएच से एच प्लस जाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, बिकॉज उसमें एंटी लॉग वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो आइए देखिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कैसे, कि लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीएच को आप लिख सकते हैं क्या, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू पीके को लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ के, और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, ये आपका लॉग के फॉर्म में आ गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला टर्म हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये लॉग, ये लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको हम लिख देंगे लॉग ए बाई बी। एच प्लस इज इक्वल्स टू हो जाएगा के ए बाई सॉल्ट बाई एसिड, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लॉग ए माइनस लॉग बी है, इसको लिख दिया हमने लॉग ए बाई बी, के ए बाई ये। ठीक है, और यहाँ से लॉग और यहाँ से लॉग उड़ा दिया। ठीक है, तो ये आपको H प्लस मिल गया। तो H प्लस इज इक्वल्स टू, देखिए के कितना है 1.8 10⁻⁻5 बाई सॉल्ट है 0.2। ठीक है, और एसिड नीचे है, वो ऊपर चला जाएगा। एसिड कितना है बेटे 0.1, स्केल खत्म, ये हो गया आपका 2 से कट गया, ये हो गया 0.9 इंटू 10⁻⁻5, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाता है बेटे आपका 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इससे हमने एक स्मार्टली थोड़ा सा जो है लॉग की कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। ठीक।
नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया बेटे, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताते हैं? तो उसके लिए अल्कीन्स के लिए सिंपल तरीका है क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो काउंट करना कोई मुश्किल टास्क नहीं। सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है बेटे 3 है, और फिर मुझे दिख रहा है 1 में, तो 3, 1 और 2 है ना, ये आप काउंट करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है भाई, ये अल्फा है ना, मैं अल्फा लिख देता हूँ, बस आप गिन लीजिएगा, ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में बस ये अल्फा है और ये अल्फा है। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये भी अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा, है ना। तो इसीलिए 312 इज द करेक्ट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट 82 पूछ रहा है आपसे। देखिए ये आपका आ गया सॉल्यूशन चैप्टर से। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है क्या कि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सी आर टी, आर और टी सेम मानेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन लिखना है आपको मोल पर लीटर में, ठीक। तो इसका मतलब C1 इज इक्वल्स टू C2। 5% वेट बाय वॉल्यूम से आप कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml। तो 5 ग्राम का मतलब हो गया 5/342 मोलर मास इतना है, और वॉल्यूम है 0.1, 100 ml है इसीलिए 0.1, है ना। परसेंट का मतलब भी 100 ml होता है। ये मोलैरिटी आ गई, है ना। और दूसरे का है बेटे 1/मोलर मास, आप m मान लीजिए, और अगेन वॉल्यूम कितना है, 0.1, ठीक है। बस खेल खत्म, इसको आप कटेंगे काटेंगे, m जो आ जाएगा वो आ जाएगा 342, सॉरी 342/5, ठीक है। तो ये 68.4 के आसपास ये करेक्ट आंसर आना चाहिए, है ना, 82 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 83। हाफ लाइफ ऑफ, सॉरी अगेन काइनेटिक्स से आ गया बेटे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है पर है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल करेक्ट है बेटे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो ln2/k होता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नहीं ये गलत है, बिकॉज हाफ लाइफ जो है वो होता है ln2/k, एंड k जो होता है वो होता है AE⁻−EA/RT, उसमें टेम्परेचर आता है। तो इसीलिए हाफ लाइफ का लेना देना टेम्परेचर के साथ है। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है 83 का, ठीक। 84 इनमें से पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी, खुद रेड्यूस होने की कैपेसिटी बेसिकली, ठीक। तो जो कि Cl2 की सबसे ज्यादा होती है, Cl2 F2 फिर Br2 फिर I2, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वाटर में बात कर रहा है, वाटर में सबसे ज्यादा किसका होता है बेटे, फ्लोरीन का होता है, ठीक है। आप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसमें, गैसियस फेज में। जब वाटर में आते हैं तो ड्यू टू एक्सट्रीम हाइड्रेशन ऑफ F-, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ओवरऑल इंक्लूडिंग द हाइड्रेशन एनर्जी, वो डोमिनेट कर जाती है किसके सामने, क्लोरीन के सामने। इसीलिए F2 का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। और यही कारण है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे ना, तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्लोरीन से भी ज्यादा है ना, इवन इफ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेहतर है, क्योंकि ये सब कुछ वाटर में हो रहा है, और वाटर में हाइड्रेशन जो है वो काफी ज्यादा होता है, F-, का वो डोमिनेट कर जाता है ओवरऑल क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 85 पे आते हैं। एसिडिक एंड अल्कलीन मीडियम पर मैंगनेट आयन, देखो एसिडिक मीडियम में MnO4 - Mn2+ में कन्वर्ट होता है, और अल्कलीन मीडियम में वो कन्वर्ट होता है आपका MnO2 में, ठीक है, MnO2 में। और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में वो MnO4 2- में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है Mn2+ और MnO2। नेक्स्ट, ठीक है। 86 पे आते हैं, देखो ये आपका पूछा गया बेटे किससे, दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन, जो कि है टॉपिक VBT, है ना। तो देखिए NiCN4 2- के बारे में पूछा गया। तो देखो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है बेटे, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर +2 है, तो इसीलिए Ni2+ का जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो बन जाएगा आर्गन, आर्गन 3D8, है ना। नॉर्मली होता है 3D8 4s2, पर अभी बन जाएगा 3D8, है ना। 3D8 बनाएंगे आप कैसे, 1 2 3 4, है ना। ये आपका 3D8 हो गया बेटा, है ना। अब क्योंकि एक CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसीलिए वो पेयरिंग कराएगा, और 4
सी एन ई है, इसीलिए पेयरिंग करा करके एक डी यूज करेगा और एक एस और दो पी, ये बनाएगा डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा बेटे ये स्क्वायर प्लेनर वाला, ठीक है। NiCO होल फोर का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, मतलब जीरो होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो 4s2 वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी पेयर अप हो जाता है किसमें, डी में, क्योंकि CO बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो एक S खाली है और 3p खाली है, जो कि बनाता है उसको टेट्राहेड्रल डायमैग्नेट, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल डायमैग्नेट, इसका ये हो गया। तो ये बच गया बेटा आपका टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेटिक क्यों? बिकॉज Cl जो है ये आपका एक वीक लिगेंड है, जो कि पेयरिंग नहीं कराएगा, और पेयरिंग नहीं कराएगा अगर, ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिक रहेगा, दो अनपेयर्ड उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए के लिए हो जाएगा 3, देखिए ए के लिए 3 है, बी के लिए 2 है और इसके लिए 1 है ना, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट 87th क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। देखिए इसमें कह रहा है डाइजोनियम सॉल्ट है, चैप्टर आपका अगेन क्या है बेटे, दिस इज फ्रॉम अमाइन चैप्टर, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट को जब आप H2O के सामने बॉईल करते हैं तो उससे बनता है फिनॉल, है ना, काफी कॉमन रिएक्शन है, फिनॉल बन जाता है। और फिनॉल की टेस्टिंग करवाते हैं भी है हम लोग कैसे, जब आप इसके अंदर ब्रोमीन भेजते हैं ना, और ब्रोमीन भेजते ही इसमें 3 पोजीशन पे जो है ब्रोमीन जुड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। कहाँ कहाँ पर जुड़ता है बेटे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, जिसको आप बोल रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू OH, ठीक। जिसकी वजह से इस कंपाउंड का जो कलर आता है बेटे वो आता है व्हाइट कलर, है ना, व्हाइट कलर का ये पीपीटी बनाता है। और बी जो है ये यही कंपाउंड है, और इसी का आपसे कलर वगैरह पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 88 पे आते हैं बेटे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन पहले आप बनाएंगे क्या होगा, है ना, ये आपका Br है, ठीक है, ये 1 2 और 3 कार्बन यहाँ पर है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक। फिर आपने भेजा क्या यहाँ से, KCl। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको कि AgCN इज कोवेलेंट, इसीलिए N से अटैचमेंट होगा, NaCN एंड KCN, दीज टू आर आयनिक, इसीलिए पहले ये ब्रेक कर जाएंगे Na प्लस CN माइनस में, K प्लस CN माइनस में, और अटैक होगा किसका, इस पोजीशन पे C का, मतलब साइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड ने क्या बनता है बेटे, साइनाइड, ठीक है। तो ये आपका साइनाइड बना, ठीक है। और साइनाइड की कराते हैं हाइड्रोलिसिस, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, हाइड्रोलिसिस, है, हाइड्रोलिसिस कराया तो इससे ये चीज कन्वर्ट हो जाती है बेटे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का वन ऑफ द मेथड है ये, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा बेटे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखिए दो ही कार्बन है इसलिए ये नहीं होगा, है ना। आपके पास 1 2 3, ओरिजिनली जो है वो प्रोपेन था, तो वो 3 कार्बन रखना है, और ये वाला कार्बन जो है ये कहाँ से आया बेटे, साइनाइड के एडिशन से आया है, जिसके हमने फर्दर हाइड्रोलिसिस करके उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आता है बेटे। देखिए 89 क्या कह रहा है इसमें, कि चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप क्या है, और चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस है, ठीक है। देखो ये दोनों मिल करके एक नेम रिएक्शन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटे स्टीफेंस रिएक्शन, है ना। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये चीज इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, अल्डिहाइड में, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, है ना। फाइनल प्रोडक्ट है आपका अल्डिहाइड, है ना, इसको हम लोग इथेनॉल पढ़ रहे हैं, ठीक। अल्डिहाइड को रेड्यूस करेगा कौन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि इसको रेड्यूस करके CH3 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या पूछा है, चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप, तो क्या से क्या चेंज आया बेटे, देखिए पहले आपके पास था साइनाइड, है ना, साइनाइड सभी में है, और ये कन्वर्ट हुआ है CH3 में, तो साइनाइड टू CH3, देखिए ये रहा ऑप्शन, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज किया, क्यों, बिकॉज ये वाला कार्बन जो है दिस इज sp हाइब्रिडाइज, देखिए एक ही दो ही सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना, तो इसलिए sp है, और CH3 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp3 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। ये है आपका
थर्मोकेमिस्ट्री से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको इन दोनों केस में ज्यादा हीट किस में रिलीज होगी, बेसिकली हीट कंपैरिजन है। तो हीट कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिसमें ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 80 इंटू 5 करेंगे बेटे, ये आएगा आपका 400 मिली इक्विवेलेंट्स, है ना, क्योंकि ml में इसीलिए मिली इक्विवेलेंट। और 500 इंटू 1 करेंगे, ये आएगा आपका बेटे 500। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग 400 और 500 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्शन 400 की होगी। 400 मिली इक्विवेलेंट पहले वाले में रिएक्ट कर गया। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। दूसरे वाले में देखा बेटे, ये फिर से 400 है, और ये जो है ये आपका 2 0, और यहाँ पे मतलब ये हो गया 50, है ना। तो एक 400 है और एक 50 है, तो रिएक्शन कितने की होगी? आप बोलेंगे सर ओनली 50 मिली इक्विवेलेंट्स की। ठीक है, तो पहले वाले में 400 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, दूसरे वाले में 50 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट किया, तो ऑब्वियसली कम किस में किया बेटे? दूसरे वाले में। तो पहले वाले में जो हीट होगी वो मोर रिलीज होगी। ठीक है, तो बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 का डिस्कशन। ठीक है, तो बस इसी के साथ बेटे आपका डिस्कशन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। सभी लोगों को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।